नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग। आप सभी लोगों का दर्पण क्लासेज करौली में हार्दिक स्वागत है। हम इसमें पढ़ने वाले हैं आपके जनरल साइंस, और जनरल साइंस में भोज्य पदार्थ चल रहे थे, जिसमें आप लोग कुछ भोज्य पदार्थों के बारे में चर्चा पर चर्चाएं कर चुके हैं हम लोग। अब अगला जो टॉपिक है उन्हीं भोज्य पदार्थों से संबंधित वो है आपके प्रोटीन। अगला कौन सा है? प्रोटीन है। तो देखो, हम लोग प्रोटीन के बारे में स्टार्ट करते हैं कि प्रोटीन से किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लेवल पर पूछे जाते हैं, जनरल साइंस के लेवल पर उनकी चर्चाएं करते हैं हम लोग कि प्रोटीन से संबंधित किस तरह के क्वेश्चन या क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, टाइप क्या रहता है प्रोटीन के लेवल। प्रोटीन, तो देखो प्रोटीन पर यदि हम लोग देखें तो जो प्रोटीन है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन के खोजकर्ता कौन है। प्रोटीन के खोजकर्ता, प्रोटीन के खोजकर्ता कौन है? तो प्रोटीन के खोजकर्ता हैं आपके जे बर्जेलियस। प्रोटीन के खोजकर्ता कौन है आपके? जे बर्जेलियस। जे बर्जेलियस। जे बर्जेलियस प्रोटीन के क्या है? खोजकर्ता। तो प्रोटीन के खोजकर्ता कौन है? तो आंसर हो जाएगा आपके जे बर्जेलियस प्रोटीन के क्या है? खोजकर्ता है। अब इस प्रोटीन के बारे में आप लोग देखोगे कि जो प्रोटीन है वो प्रोटीन किसका बहुलक है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि जो प्रोटीन है ये प्रोटीन किसका बहुलक है, तो प्रोटीन किसका बहुलक है? तो प्रोटीन किसका बहुलक है? एमिनो अम्लों का। एमिनो अम्ल। तो प्रोटीन किसका बहुलक है? एमिनो अम्लों का बहुलक है। एमिनो अम्लों का बहुलक है प्रोटीन। तो प्रोटीन किस इकाइयों से मिलकर बना हुआ है? तो एमिनो अम्लों से मिलकर बना हुआ है जो प्रोटीन है। तो प्रोटीन एमिनो अम्लों का बहुलक है। एमिनो अम्ल में आप लोग देखोगे तो ये स्थिति रहेगी, NH2। ये इसका कार्बोक्सिलिक समूह हो गया। ये कौन सा समूह हो गया आपके? कार्बोक्सिलिक समूह हो गया। कार्बोक्सिलिक समूह हो गया आपके। कार्बोक्सिलिक समूह है आपके। तो ये जो कार्बोक्सिलिक जो समूह है, इस कार्बोक्सिलिक समूह की नेचर या जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? तो कार्बोक्सिलिक समूह की जो प्रकृति होती है, जो नेचर होती है, वो कैसी होती है? तो कार्बोक्सिलिक समूह की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? अम्लीय होती है। कैसी प्रकृति होती है? अम्लीय प्रकृति होती है। किसकी? कार्बोक्सिलिक समूह की। ये आपके एमीन समूह है। ये कौन सा है? एमीन समूह है। एमीन समूह। तो इस एमीन समूह की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? तो इस एमीन समूह की प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी। तो एमीन समूह की प्रकृति क्षारीय होती है और कार्बोक्सिलिक समूह की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। तो एक की प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय, और एक की कैसी होगी? अम्लीय होगी। तो प्रोटीन किसका बहुलक है? तो एमिनो अम्लों का बहुलक है। एमिनो अम्लों में दो समूह पाए जाते हैं, कार्बोक्सिलिक होता है एक एमीन। एमीन समूह की नेचर कैसी होगी? क्षारीय, और कार्बोक्सिलिक की कैसी होगी? अम्लीय होगी। अब इस तरह से एमीन समूह एक दूसरे से जुड़ता हुआ जाएगा। अब अगला जो एमीन समूह जुड़ेगा वो इसी से तो जुड़ेगा, इस तरह से RCH NH2COH। अब आप लोग देखोगे जब अगला जो समूह जुड़ेगा वो इससे ऑटोमेटिकली इस तरह से जुड़ेगा। इस तरह से आपके अगला जो समूह जुड़ेगा वो इसके साथ संयुक्त होगा या इसके साथ जुड़ेगा? और इसके साथ जुड़ेगा तो इस तरह से जुड़ेगा, आपके स्वाभाविक है। इसी तरह से जुड़ेगा अगला जो समूह जुड़ेगा। मान लो ये जुड़ गया
COH, फिर ऐसे ही अगला जुड़ेगा इसके साथ में, तो इस तरह से जुड़ता हुआ चला जाएगा। अब यहां से होगा क्या कि ये जो वाला समूह है, ये वाला जो आप लोग देख रहे हो, यहां से ये वाला जो समूह है, अब यहां से जब दो एमिनो अम्ल जुड़ेंगे एक दूसरे से तो पेप्टाइड बंध का निर्माण होगा। यहाँ पर किसका निर्माण होगा? आपके पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होगा। तो यहां से जल का अणु तो निकलेगा, जल का अणु तो क्या होगा? निकलेगा। इसके अलावा किसका निर्माण हुआ? पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध बने, पेप्टाइड बॉन्ड बने आपके, तो पेप्टाइड बंध का क्या हो गया? आपके निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से पेप्टाइड बंध का निर्माण होता है। पेप्टाइड बंध के सहयोग से एमिनो अम्ल जुड़ते हुए चले जाते हैं। इस तरह की स्थिति रहती है आपकी इसकी स्ट्रक्चर में। फिर आगे एमिनो अम्ल जुड़ते चले जाएंगे, इसलिए आपने कह दिया कि किसका बहुलक है? एमिनो अम्लों का बहुलक है। अब आप लोग देखोगे कि एमीन समूह भी है और कार्बोक्सिलिक समूह भी है। तो यदि आप लोगों से पूछा जाए कि जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन की नेचर कैसी होगी, प्रोटीन की यदि नेचर पर बात की जाए कि जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन की प्रकृति कैसी होती है, प्रोटीन की नेचर कैसी होती है, तो यदि हम लोग प्रोटीन की नेचर पर बात करें, प्रोटीन की प्रकृति कैसी होगी, तो प्रोटीन की नेचर कैसी होगी? वो वह धर्मी होगी। वह धर्मी नेचर होती है इसकी प्रोटीन की। प्रोटीन की जो नेचर होती है वो कैसी होती है? उभयधर्मी नेचर होती है। एमीन समूह भी क्या होता है? कार्बोक्सिलिक समूह। तो यदि आपसे कहा जाए कि प्रोटीन की नेचर होती है तो आंसर क्या हो जाएगा? उभयधर्मी प्रकृति होती है किसकी? प्रोटीन की। तो प्रोटीन एक उभयधर्मी प्रकृति का पदार्थ है। अब ये जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन को देखा जाए तो प्रोटीन हमारे शरीर, मानव शरीर का या हमारे शरीर का, हमारे शरीर का, हमारे शरीर का 75% भाग, हमारे शरीर का 75% भाग प्रोटीन से बना होता है। हमारे शरीर का 75% भाग किससे बन रहा है? प्रोटीन से बना होता है। तो मानव शरीर का कितने प्रतिशत भाग प्रोटीन से बना होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 75% भाग किससे बना हुआ होता है? प्रोटीन से बना हुआ होता है। ध्यान रखना है इसको। कितना है ये? 75% भाग है जो किससे बना हुआ होता है? प्रोटीन से बना हुआ होता है। इसके अलावा मानव शरीर के निर्माण में कितने प्रकार के एमिनो अम्लों की आवश्यकता है? तो मानव शरीर के निर्माण में 20 प्रकार के एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है। मानव शरीर के निर्माण में यदि आपसे कहा जाए कि जो मानव शरीर है, मानव शरीर के, मानव शरीर के निर्माण में, मानव शरीर के निर्माण में, निर्माण में, निर्माण में आवश्यक, मानव शरीर के निर्माण में, निर्माण में आवश्यक कुल एमिनो अम्ल, तो कुल कितने एमिनो अम्ल इसके निर्माण में जरूरी है मानव शरीर के में? तो मानव शरीर के निर्माण में कुल कितने एमिनो अम्लों की आवश्यकता होगी? तो आपको ध्यान रखना है कुल कितने हैं? 20 हैं। कुल 20 एमिनो अम्लों की आवश्यकता होगी। अब ये जो 20 हैं वो दो भागों में बांटे गए, प्राप्ति के आधार पर दो भागों में। एक तो वे एमिनो अम्ल हैं जो आवश्यक एमिनो अम्ल हैं। कौन से? आपके आवश्यक एमिनो अम्ल। एक तो वे हैं जो आवश्यक एमिनो अम्ल हैं और एक वो एमिनो अम्ल हैं जो अनावश्यक
एमिनो अम्ल, अनावश्यक एमिनो अम्ल। अब आप लोगों को एक बात पे गौर करना है कि आवश्यक का मतलब और अनावश्यक का मतलब यहाँ किससे लेना है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ अनावश्यक का मतलब उनसे नहीं लेना है कि जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ आवश्यक और अनावश्यक का मतलब है कि सोर्स से, कि आवश्यक एमिनो अम्ल वे एमिनो अम्ल हैं जिनको हमें किसके रूप में ग्रहण करना है, भोजन के साथ। वे एमिनो अम्ल जिनको भोजन के साथ ग्रहण किया जाता है या भोजन के साथ लेना आवश्यक या जरूरी होता है, वो आवश्यक एमिनो अम्ल है। वे एमिनो अम्ल जिनको भोजन के साथ लेने की आवश्यकता नहीं होती है, हमारे शरीर में ही उनका संश्लेषण हो जाता है, वो कौन से हैं, अनावश्यक एमिनो अम्ल माने जाते हैं। तो ये जो आवश्यक आप लोग कह रहे हो ये कौन से हैं, तो ऐसे एमिनो अम्ल, ऐसे एमिनो अम्ल, ऐसे एमिनो अम्ल, ऐसे एमिनो अम्ल जिनको जिनको हम भोजन के साथ, जिनको हम भोजन के साथ ग्रहण करते हैं, ऐसे अमीनो अम्ल जिनको हम भोजन के साथ ग्रहण करते हैं वो कौन से हैं, आवश्यक। ऐसे अमीनो अम्ल, ऐसे अमीनो अम्ल, ऐसे अमीनो अम्ल जिनको भोजन के साथ, भोजन के साथ ग्रहण करने की, ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती, नहीं होती है, वो कौन से हैं, अनावश्यक। तो आवश्यक ऐसे अमीनो अम्ल जिनको हम भोजन के साथ ग्रहण करते हैं वो कौन से हैं, आवश्यक। अनावश्यक मतलब ऐसे अमीनो अम्ल जिनको भोजन के साथ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती, वो कौन से होते हैं, अनावश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। तो कुल कितने हो गए, 20 हो गए, आवश्यक और अनावश्यक। अब ये जो 20 हैं, इन 20 की स्थिति आप लोग देखोगे तो ये जो 20 हैं, इन 20 में से 10 तो ऐसे हैं जो कैसे हैं, आवश्यक है, और 10 ऐसे हैं जो कैसे हैं, आपके अनावश्यक है। तो 10 तो ऐसे हैं जो आवश्यक हैं और 10 ऐसे हैं जो अनावश्यक हैं। तो कुल 2 प्रकार के हो गए, आवश्यक और अनावश्यक। इनको आप भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हो, जबकि इनको भोजन के रूप में ग्रहण करने की क्या नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। तो इनको भोजन के रूप में ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, आपके शरीर में ही संश्लेषित हो जाते हैं। तो ऐसे अमीनो अम्ल जिनको भोजन के साथ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती, नहीं होती, ये शरीर में ही, शरीर में ही संश्लेषित हो जाते हैं, संश्लेषित होते हैं। ये शरीर में ही संश्लेषित होते हैं, अलग से लेने की आवश्यकता नहीं होती। वो कौन से होते हैं, अनावश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। अब ये जो आवश्यक एमिनो अम्ल हैं, यदि हम लोग देखें जो 10 आवश्यक एमिनो अम्ल हैं, ये 10 आवश्यक जो एमिनो अम्ल हैं, इन 10 आवश्यक एमिनो अम्लों को लेकर के यदि देखा जाए तो 10 आवश्यक एमिनो अम्ल कौन से हैं, 10 जो आवश्यक एमिनो अम्ल हैं, 10 जो आवश्यक एमिनो अम्ल हैं, आवश्यक एमिनो अम्ल हैं, वो कौन से हैं, 10 आवश्यक एमिनो अम्ल। तो आपको एक ट्रिक के द्वारा ध्यान रख लेना है उनको, वो ट्रिक के द्वारा आपको सहयोग रहेगा। आप ध्यान रख सकते हो कि 10 कौन से एमिनो अम्ल हैं जिनको भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है या लिया जाता है आपके। तो आपको ध्यान रख लेना है, टीवी, मील,
टीवी मील पाथ, टीवी मील पाथ, क्या ध्यान रख लेना है, टीवी मील पाथ। अब देखो यहां से किस तरह से है, टी का मतलब है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, टी का मतलब ट्रिप्टोफैन, बी का मतलब क्या हो गया, वेलिन, बी का मतलब क्या रहा, वेलिन, एम का मतलब मीथियोनिन, मीथियोनिन, आई का मतलब आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, इस एल का मतलब है ल्यूसिन, और इस एल का मतलब है लाइसिन, क्या है आपके, लाइसिन, तो इस एल का मतलब लाइसिन है। यहाँ पी का मतलब क्या है, फेनिल एलानिन, फेनिल एलानिन, फेनिल एलानिन है। ए का मतलब है आर्जिनिन, टी का मतलब है थ्रियोनिन, और एच का मतलब है स्टेडीन, स्टेडीन। तो ये 10 आवश्यक एमिनो अम्ल हैं। 10 कैसे अम्ल हैं, तो 10 आवश्यक एमिनो अम्ल हैं जिनको आप लोग कहां से ग्रहण कर रहे हो, भोजन से ले रहे हो या भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हो। तो भोजन के रूप में इनको ग्रहण किया जाता है, जो कितने हैं, 10 हैं आपके, और 10 आपके सामने, 10 क्या है आपके सामने। कभी यदि छटवाने वाला क्वेश्चन आ जाए तो ये 10 को अलग ध्यान रखना है कि 10 कैसे हैं, आवश्यक एमिनो अम्ल। अरे आवश्यक अनावश्यक में से कोई एक ध्यान रख लो, तरीका सीखो कि कैसे चीज को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है, कैसे कंपटीशन फाइट किया जा सकता है, ये सीखना है हमको, जिससे कम समय में ज्यादा उपलब्धि हासिल की जा सके। अब आप 20 को याद रखने की जगह कितना रख लो, मात्र इन 10 को याद रख लो। ये कौन से हो गए, आवश्यक, अगले को किस में छांट देना है, अनावश्यक में छांट देना है। तो ये आवश्यक एमिनो अम्ल है। टीवी मील पात, टी का मतलब ट्रिप्टोफैन, बी का मतलब बेलिन, एम का मतलब थ्रियोनिन, आई का मतलब आइसोल्यूसिन, एल का मतलब ल्यूसिन, एल का मतलब लाइसिन, पी का मतलब फेनिल एलानिन, ए का मतलब आर्जिनिन, टी का मतलब थ्रियोनिन, एच का मतलब हिस्टेडिन, एच का मतलब क्या है, हिस्टेडिन है आपकी। तो ये 10 आवश्यक क्या हो गए, एमिनो अम्ल हो गए। इसके अलावा यदि आपसे कहा जाए कि एक ग्लाइसिन एमिनो अम्ल है, जो इससे भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है ग्लाइसिन एमिनो अम्ल से। आप लोगों को ध्यान रखना है किस तरह का इससे क्वेश्चन बनता है, कि वह एमिनो अम्ल जिसमें कीरेल, कीरेल कार्बन, कीरेल कार्बन अनुपस्थित होता है उसमें, तो वो कौन सा है, ग्लाइसिन। और सबसे छोटा एमिनो अम्ल, सबसे छोटा एमिनो अम्ल, तो सबसे छोटा एमिनो अम्ल है वो भी कौन सा है, ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन से आपको ध्यान रख लेना है कि एकमात्र एमिनो अम्ल जिसमें कीरेल कार्बन अनुपस्थित होता है कौन सा है, ग्लाइसिन है। और सबसे छोटा एमिनो अम्ल भी कौन सा है आपके, ग्लाइसिन है। तो सबसे छोटा एमिनो अम्ल ग्लाइसिन, और जिसमें कीरेल कार्बन नहीं पाया जाता है वो भी कौन सा है आपके, ग्लाइसिन एमिनो अम्ल है, जिसमें कीरेल कार्बन नहीं पाया जाता है। जिसमें कीरेल कार्बन क्या होता है, अनुपस्थित होता है, या आप लोग कह सकते हो जिसमें कीरेल कार्बन नहीं पाया जाता है आपके। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो प्रोटीन है
वो हमारे शरीर का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा बना रहा है? 75%। लगभग 75% हिस्सा किसके सहयोग से बन रहा है? प्रोटीन के सहयोग से बन रहा है। इसका मतलब एक बड़ा भाग किसके सहयोग से बन रहा है? प्रोटीन के सहयोग से बन रहा है। यदि आप लोगों से एक इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले, अभी मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, यदि आप लोगों के लेवल पर इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछ ले वो कि बच्चों के प्रारंभिक विकास, बच्चों के प्रारंभिक विकास, बच्चों के प्रारंभिक विकास में, बच्चों के प्रारंभिक विकास में प्रोटीन के अलावा, प्रोटीन के अलावा बच्चों के प्रारंभिक विकास में प्रोटीन के अलावा और बच्चों के प्रारंभिक विकास में प्रोटीन के अलावा, प्रोटीन के अलावा और किस पोषक तत्व की, और किस तत्व की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। यदि ये पूछ ले आपसे कि बच्चों के प्रारंभिक विकास में प्रोटीन के अलावा और किस तत्व की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है प्रोटीन के अलावा और किसकी सब आवश्यकता और होती है, तो किसकी रहती है? आपके कैल्शियम की। बच्चों के प्रारंभिक विकास में प्रोटीन के साथ साथ किसकी आवश्यकता और रहती है? कैल्शियम की आवश्यकता और रहती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्रारंभिक विकास में प्रोटीन के साथ साथ और किस तत्व की आवश्यकता होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम की आवश्यकता और होगी। किसकी होगी? आपके कैल्शियम की आवश्यकता और होगी, कैल्शियम की और रहेगी प्रारंभिक विकास में प्रोटीन के साथ साथ। या प्रोटीन अतिरिक्त और किसकी आवश्यकता होती है, तो आंसर सीधा क्या हो जाएगा आपके? और अतिरिक्त किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम की आवश्यकता कैल्शियम की आवश्यकता होती है। आगे देखें आप लोग, और इससे संबंधित किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लेवल पर पूछे जा सकते हैं प्रोटीन को लिंक करते हुए या प्रोटीन को जोड़ करके। तो देखो, प्रोटीन को जोड़ करके और किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लेवल पर पूछे जा सकते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो प्रोटीन है, यदि प्रोटीन के हम स्रोत पर बात करें, प्रोटीन के किस पर बात करें हम लोग? प्रोटीन के स्रोतों पर यदि हम लोग बात करें, तो प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन किससे प्राप्त होती है? हमें ध्यान रखना है सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन, यदि आपके दिमाग में आ रहा हो सोयाबीन तो वो गलत आ रहा है। सर्वाधिक मात्रा में हमें प्रोटीन किससे प्राप्त होती है? तो देखें, सर्वाधिक मात्रा में हमें जो प्रोटीन मिलती है वो किससे मिलती है? स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना से मिलती है। और लगभग स्पाइरुलिना से कितनी प्रोटीन मिलती है? तो लगभग स्पाइरुलिना से जो हमें प्रोटीन प्राप्त होती है वो लगभग कितनी होती है? 60 से 65% प्रोटीन मिलती है हमें, 60 से 65% प्रोटीन मिलती है। इसके अलावा और किससे मिलती है? विद्युत किरण मछली से, विद्युत किरण मछली से भी प्रोटीन मिलती है। नंबर पर मिलती है सोयाबीन से, फिर आपकी मिलती है दालों से, दालें, इनसे भी प्रोटीन देखने को मिलती है। विद्युत किरण मछली से लगभग 57% के करीब मिलती है। सोयाबीन से लगभग 40 से 42% प्रोटीन देखने को मिलती है। दालों से लगभग 38-39% या कई जगह 40% भी लिखा हुआ मिल जाएगा, लगभग प्रोटीन मिलती है। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन किससे मिलती है? स्पाइरुलिना से। सबसे ज्यादा प्रोटीन किससे मिलती है? स्पाइरुलिना से मिलती है।
कई पेपरों में जब दोनों ऑप्शनों को नहीं देता है तो फिर आंसर हम लोगों को क्या टिक करना पड़ता है, सोयाबीन टिक करना पड़ता है। कि लगभग 40-42% किसमें पाई जाती है, सोयाबीन में पाई जाती है। तो सबसे बड़ा स्रोत स्पाइरुलिना हो गया प्रोटीन का। प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत क्या हो गया, आपके स्पाइरुलिना हो गया। लगभग कितनी है, 60 से 65%। स्पाइरुलिना क्या है, एक शैवाल जिसमें लगभग 60 से 65% क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। तो प्रोटीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं आपके, जिनमें उच्च मात्रा में क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा आपकी शरीर पर यदि बातें और भी की जाएं चीजों को लेकर के, तो और किस तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं। तो देखो आपके, यदि आपसे कहा जाए कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित प्रोटीन, सर्वाधिक मात्रा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है मानव शरीर में, सर्वाधिक मात्रा में मानव शरीर में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा आप लोगों से पूछ सकता है, बाल, नाखून, त्वचा, बाल, नाखून, त्वचा, मवेशी के खुर, बाल, नाखून, त्वचा, मवेशी के खुर, बाल, नाखून, त्वचा, मवेशी के खुर, सींग, मवेशी के खुर, सींग, ये किस प्रोटीन से बने होते हैं। इस तरह का आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी होती है, बाल, नाखून, त्वचा, मवेशी के खुर, सींग, ये किस प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ऐसा भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप लोगों से पूछा जा सकता है, रक्त में सर्वाधिक मात्रा में, रक्त में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित प्रोटीन, रक्त में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। आपसे पूछा जा सकता है, अंडे में कौन सी प्रोटीन होती है। इस तरह का क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, अंडे में कौन सी प्रोटीन होती है। इसके अलावा आप लोगों से पूछा जा सकता है, मांसपेशियों का लाल रंग, मांसपेशियों का लाल रंग किस प्रोटीन के कारण होता है। इस तरह का क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, मांसपेशियों का लाल रंग किसके कारण होता है। तो देखो, मानव शरीर में यदि आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी होती है, कोलेजन। कौन सी होगी आपके, कोलेजन प्रोटीन है जो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो यदि आपसे कहा जाए मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आंसर क्या टिक होगा आपके, कोलेजन पाई जाती है। फिर बाल, नाखून, त्वचा, मवेशी के खुर, सींग किस प्रोटीन से बने होते हैं, तो क्रेटीन प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बनते हैं, क्रेटीन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। रक्त में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित प्रोटीन है, तो ध्यान रखना फाइब्रिनोजन नहीं है, फाइब्रिनोजन तो रक्त का थक्का बनाती है। सर्वाधिक मात्रा में कौन सी होती है, एल्बुमिन होती है। लगभग 4 से 4.5% के करीब पाई जाती है, लगभग। तो सर्वाधिक मात्रा में रक्त में एल्बुमिन प्रोटीन होती है, अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। मांसपेशियों का लाल रंग किस प्रोटीन के कारण होता है, तो मायोग्लोबिन प्रोटीन के कारण होता है। ध्यान रखना है, हीमोग्लोबिन एक अलग चीज है जिसके कारण रक्त का लाल रंग होता है, लेकिन मांसपेशियों का लाल रंग पूछा जाए, मायोग्लोबिन के कारण होता है। मांसपेशियों का जो लाल रंग है वो किसके कारण हो रहा है, मायोग्लोबिन प्रोटीन के कारण होता है।
इसके अलावा यदि आपसे कहा जाए रक्त का थक्का, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का बनाने में, रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन, तो रक्त का थक्का किस प्रोटीन के द्वारा बनता है? तो फाइब्रिनोजन। कौन सी प्रोटीन हो जाएगी आपके? फाइब्रिनोजन। तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन कौन सी है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, जो रक्त का क्या बनाती है? थक्का बनाती है। तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन कौन सी हो जाएगी? फाइब्रिनोजन प्रोटीन हो जाएगी, जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। इसके अलावा और प्रोटीन से इस तरह के और क्या क्वेश्चन आप लोगों के लेवल पर मिल सकते हैं? तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन पूछी जाए तो आंसर क्या होगा? फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक रहती है। तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन सी हो गई? फाइब्रिनोजन हो गई। मानव शरीर में सर्वाधिक कौन सी है? कोलेजन। बाल, नाखून, त्वचा, मवेशी, कुर्सी किससे बन रहे हैं? क्रेटीन से। रक्त में सर्वाधिक मात्रा में एल्यूमिन है, अंडे में एल्यूमिन है, मांसपेशियों का लाल रंग मायोग्लोबिन के कारण होता है। इसके अलावा आप लोग देखोगे तो और किस तरह की आपके, तो जो मांसपेशी हैं, मांसपेशियों में, मांसपेशियों में संकुचन और शीतलन के लिए कौन सी होती है? एक्टिन और मायोसिन। मांसपेशियों में, मांसपेशियों में संकुचन और शीतलन के लिए, संकुचन व शीतलन, तो संकुचन व शीतलन के लिए कौन सी प्रोटीन है? तो कौन सी प्रोटीन है आपकी? एक्टिन। और कौन सी है? मायोसिन। कौन सी सहायक है? एक्टिन और मायोसिन सहायक हैं। तो मांसपेशियों में संकुचन और शीतलन के लिए एक्टिन और मायोसिन है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन कौन सी है? तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, जो रक्त का थक्का बनाने में क्या है? सहायक है। तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन सी हो गई? फाइब्रिनोजन प्रोटीन हो गई, रक्त का थक्का बनाने में सहायक। यदि आपसे कहा जाए कि जो 1 ग्राम, 1 ग्राम, 1 ग्राम प्रोटीन के, 1 ग्राम प्रोटीन के पूर्ण ऑक्सीकरण, पूर्ण ऑक्सीकरण से, 1 ग्राम प्रोटीन के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा आपको प्राप्त होगी? 1 ग्राम प्रोटीन के पूर्ण ऑक्सीकरण से आप लोगों को कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है? तो आपको ध्यान रखना है 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जबकि कार्बोहाइड्रेट से 4.0 हो रही थी। और आगे चलकर आप पढ़ोगे वसा से 9 किलो कैलोरी हो रही है। तो वसा से सबसे ज्यादा हो रही है। तो 1 ग्राम प्रोटीन के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी हो रही है? 4.2 हो रही है। वैसे प्रोटीन का जो पाचन है, इसका मतलब तो ये अंगों का विघटन होना, अंगों का विघटन होना। इसलिए वसा को इसका सुरक्षा कवच माना जाता है, क्योंकि इससे पूर्व पाचन किसका होता है? वसा का होता है। आपके वसा आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल के रूप में रहता है। तो 1 ग्राम प्रोटीन के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है? 4.2 हो रही है। यदि आप लोगों से कहा जाए कि प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से रोग कौन से होंगे? तो बहुत काम के हैं, आपके कई एग्जामों में पहले भी पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखना है। प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होंगे? तो प्रोटीन की कमी से एक तो होता है मरासमस, मरासमस रोग होता है। एक तो मरासमस होता है और एक होता है क्वासियोरकर, क्वासी और क्वासियोरकोर, और एक कौन सा होता है? मरासमस होता है। ये जो क्वासियोरकोर रोग है और जो मरासमस है, इस मरासमस रोग में तो क्या होगा?
जो बच्चा होगा, जो बालक होगा, मरासमस रोग में तो क्या होगा, जो बच्चा होगा वो बच्चा कैसा है आपके, पतला दुबला रह जाता है, मरा इस तरह से लेजी टाइप और पतला दुबला सा हो जाता है आपके। जबकि क्वासियोरकर रोग में क्या होगा, ये जो क्वासियोरकर रोग है इसमें क्या देखा जाएगा कि जो बालक होगा, जो बच्चा होगा, जो बालक होगा, ये बालक के हाथ पैर तो पतले रहते हैं, इसके हाथ पैर तो क्या रहते हैं, पतले रहते हैं, लेकिन इसका जो पेट है वो पेट बाहर की ओर निकल आता है। हाथ पैर पतले रहेंगे और पेट क्या होगा, बाहर की ओर निकल आएगा आपके, एक तरह से कुपोषित बच्चे के समान लगेगा आपके। तो ये दोनों रोग होते हैं प्रोटीन की कमी से। एक तो कौन सा हो जाता है, मरासमस हो जाता है, एक कौन सा हो जाता है, क्वासियोरकोर रोग होता है। तो ये आपके प्रोटीन को लेकर था, प्रोटीन को लेकर विभिन्न बिंदु थे। प्रोटीन का यदि कभी आपसे पूछ लिया जाए कि जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन का निर्माण या प्रोटीन एमिनो अम्लों से तो बन रहा है, लेकिन प्रोटीन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, यदि ऐसा कभी पूछ लिया जाए तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, इस तरह के तत्व पाए जाते हैं किसमें, प्रोटीन के अंदर, इस तरह के तत्व पाए जाते हैं। तो ये आपके प्रोटीन से संबंधित कुछ पॉइंट्स थे, ये जो प्रोटीन से संबंधित आप लोगों की एग्जाम में बड़े काम के बिंदु हैं, जो जनरल साइंस के लेवल पर पूछे जाते हैं आप लोगों के लिए। चलो अब आप लोगों के लिए, सभी के लिए, यदि आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो, चैनल पर जितनी भी वीडियो डाली जा रही है, क्योंकि सभी सब्जेक्टों की डाली जा रही हैं, आपकी जनरल साइंस है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके से संबंधित हैं, उन सभी की वीडियो अवेलेबल है आपकी। तो यदि आपको अच्छी लग रही हो, चैनल पर मैटर जो कंटेंट है वो एग्जाम की दृष्टि से अच्छा लग रहा हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस फ्री में जो उपलब्ध मैटर है आपका, इसका फायदा ले सकें। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो चाहे कितना भी सस्ता कोर्स हो, लेकिन वो पेड कोर्स नहीं खरीद पाते, इतनी भी सुख सुविधा नहीं है उनके लिए। तो ऐसे बच्चों तक आप लोग जरूर शेयर करें, जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय भारत, जय हिंद, जय भारत।